हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब बच्चे होंगे अपने घरों में सुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ वनस्पति जगत चैप्टर हमारे चल रहा था क्लास 11th का। हमने इसमें वनस्पति जगत का वर्गीकरण देखा था, उसमें थैलोफाइट हमने पढ़ लिया था और हमारे चल रहा था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को हमने कंप्लीट कर लिया था। ब्रायोफाइटा का अगला पार्ट हम देखेंगे आज। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ब्रायोफाइटा हमारे चल रहा था। ब्रायोफाइट में हमारा कुछ 2 पॉइंट रह गए थे, वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ ब्रायोफाइटा में। फिर इसके बाद हम ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण देख लेते हैं, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ब्रायोफाइटा में मैंने आपको बीजाणु उद्भिद जो प्लांट था उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताई थी। तो बीजाणु उद्भिद जो पादप होता है, यानी कि प्लांट होता है, बीजाणु उद्भिद जो पादप होता है उसमें पैर होते हैं यानी कि फुट, जिन्हें हम पाद भी बोलते हैं। पाद यानी कि पैर या फुट। और इसमें इसे सीटा बोलते हैं। और इसमें बीजाणु मात्र कोशिका होती है और इसे हम कैप्सूल बोलते हैं। और इसमें अंदर क्या होते हैं, बीजाणु स्पोर होते हैं, जो कैसे होते हैं, ट्वेन होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं। तो बीजाणु उद्भिद प्लांट की ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना है। इसमें बीजाणु मात्र कोशिका मिलेंगे, कैप्सूल, इसका फूला हुआ भाग को क्या बोलेंगे, हम कैप्सूल बोलेंगे। और इसमें जो स्पोर मिलेंगे अंदर, जो कैसे होंगे, ट्वेन होंगे, और इसे हम सीटा बोलते हैं। इसमें भी कोशिका होती हैं और ये से हम पाद यानी कि फुट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया बीजाणु उद्भिद प्लांट, हमने इसके स्ट्रक्चर देख ली। अब जो ये होता है बीजाणु उद्भिद प्लांट, ये किस पर परजीवी, यानी कि बीजाणु उद्भिद को हम कह सकते हैं कि किस पर ये क्या होता है, परजीवी होता है एक तरह से। तो बीजाणु उद्भिद जो प्लांट होता है ये परजीवी होता है किस पर, युग्मोद्भिद प्लांट पर। तो बीजाणु उद्भिद जो परजीवी होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि आवास और पोषण के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो बीजाणु उद्भिद जो परजीवी होते हैं, युग्मोद्भिद प्लांट पर क्या रहते हैं, परजीवी, यानी कि उनके ऊपर रहते हैं और उनसे अपना पोषण और आवास, यानी कि रहने के लिए, खाने के लिए पोषण और रहने के लिए आवास प्राप्त करते हैं युग्मोद्भिद से। क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, खुद ही अपना भोजन नहीं बना सकते, तो पोषण के लिए और आवास के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, युग्मोद्भिद प्लांट पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारे पॉइंट 2 छूट गए थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया बीजाणु उद्भिद की संरचना और बीजाणु उद्भिद परजीवी होते हैं, ये किस पर निर्भर रहते हैं। तो ब्रायोफाइट की हम बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइट का जो वर्गीकरण है, किन किन भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ब्रायोफाइट है जो उसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है, एक लीवर्ड और दूसरा मोस। तो ब्रायोफाइट का जो वर्गीकरण है 2 भागों में किया गया है, एक लीवर्ड और दूसरा मोस। तो लीवर्ड के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं, लीवर्ड के लक्षण क्या है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो लीवर्ड की हम बात कर लेते हैं। लीवर्ड यानी कि जिन्हें हम लीवर वर्ड भी बोलते हैं, या दूसरा नाम इसका हिपेटिकोस्पीडा भी है, हिपेटिकोस्पीडा दूसरा नाम इसका, हिपेटिकोस्पीडा या लीवर वर्ड, इसे हम कहते हैं। तो उसका नाम है। तो लीवर्ड की अगर हम बात कर लें, लीवर्ड यानी कि हिपेटिकोस्पीडा बी से बोलते हैं। तो ये नमी छायादार स्थानों पर और दलदली स्थानों पर, जहाँ गीली मिट्टी होती है या पेड़ों की छालों आदि पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो लीवर्ड की अगर पाने की बात करें तो ये कहाँ, दलदली स्थानों पर, ज़्यादातर ये कहाँ मिलेंगे, दलदली स्थानों पर या पेड़ों की छालों पर भी ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इनको जो मुख्य पादप शरीर है उसे यकृत यानी लीवर के समान, इनका कैसा होता है, जो शरीर होगा वो लीवर के समान होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लीवर वर्ड। तो दूसरा लक्षण होगा इसका, दूसरा पॉइंट होगा, इनका शरीर कैसा होता है, लीवर के समान होता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं। कैसे होते हैं ये, फुलावटी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो फुलावटी यानी कि यकृत भी कैसा होता है, फुलावटी सही होती है उसकी संरचना। तो उसके समान कैसे होते हैं ये, उनकी समान इनकी क्या होती है, संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है।
तो लीवर के समान होते हैं, कुछ फुलावटी होते हैं तो कुछ चपटी होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम इसकी, तो रिक्शा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। तो रिक्शा क्या है, ये चपटा होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रिक्शा क्या होते हैं, ये चपटे होते हैं। तो अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। इनका जो लीवर डॉट का जो शरीर होता है इन पादपों का, तो इनमें क्या होती हैं, मूल सम संरचना पाई जाती है, यानी कि जड़ें और तनों में ही विकसित नहीं होती, सिर्फ क्या मिलती है, इनमें मूल मिलती हैं। और मूल में भी क्या मिलेंगे, राइजोडियम मिलेंगे, जो कैसे होंगे, एकल कोश के होंगे। तो हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इनकी जड़ों में ऐसे मिलेंगे राइजोडियम, जो कैसे होंगे, एक कोश के होंगे। और संरचना इनकी मैंने बताई दी आपको कैसी होती है, फुली हुई होती है। तो इनका शरीर कैसा होगा, इन पादपों का कैसा होगा, मूल संरचना में नहीं पाई जाती। यानी कि मुख्य पादप शरीर मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, क्या था, युग्मोद्भिद था, जो कैसा था, मुख्य पादप था, जो कैसा था, अगुणित था। तो मुख्य पादप की अगर हम बात करें तो यानी कि युग्मोद्भिद होगा मुख्य पादप शरीर, और इसमें मूल संरचना मिलेगी, यानी कि मूल मिलेगी, जो कैसे होंगे, राइजोडियम में मिलेंगी। यानी कि मूल में क्या मिलेंगे, राइजोडियम मिलेंगे, जो कैसे होंगे, एकल कोश के होंगे। तो राइजोडियम जो होते हैं, जो मूल में पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे, एकल कोश के होंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कंप्लीट। अब अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा पादप हम कह सकते हैं कि जिसमें पत्ती पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो पोरेला। तो एकमात्र लीवरवर्ट यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें पत्ती समान क्या मिलेगी, संरचना मिलेगी, यानी कि पर्णसम संरचना में मिलती है, जिसका एग्जाम्पल बताया मैंने, पोरेला। पोरेला एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें पत्ती समान संरचना मिलेगी। बाकी सब लीवर्ट में क्या मिलेंगी, सिर्फ मूल मिलेंगी, जो कैसे होंगे, एकल कोश के होंगे, यानी कि राइजोडियम मिलेंगे। इसमें एकल कोश के होंगे और राइजोडियम जो मूल में मिलते हैं, राइजोडियम जो कैसे होते हैं, एकल कोश के होते हैं। तो अब हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इनका जो बीजाणु उद्भिद होगा, यानी कि जो बीजाणु उद्भिद प्लांट होगा, वो युग्मोद्भिद पर क्या रहता है, पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं। यानी कि बीजाणु उद्भिद जो होंगे वो किस पर निर्भर रहेंगे, युग्मोद्भिद पर निर्भर रहेंगे। किसके लिए, पोषण और आवास के लिए। यह मैंने आपको ब्रायोफाइटा में भी बताया था। तो हमारा 5 पॉइंट है कि ये जो बीजाणु उद्भिद बनेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो डायरेक्ट बनेंगे, इनकी पोषण के लिए, ये किस पर, पोषण और आवास के लिए युग्मोद्भिद प्लांट पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। यानी कि बीजाणु उद्भिद से जो बनेगा वो डायरेक्ट क्या बनेगा, युग्मोद्भिद बनता है। तो ये पोषण के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो पोषण के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, युग्मोद्भिद पर निर्भर रहते हैं बीजाणु उद्भिद प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि बीजाणु उद्भिद युग्मोद्भिद पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो युग्मोद्भिद जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया आपको कि आवास और प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पर निर्भर रहेंगे, युग्मोद्भिद पर। ऐसे बीजाणु उद्भिद क्या रहते हैं, आवास और प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि खाना बनाने के लिए और रहने के लिए युग्मोद्भिद प्लांट पर ऐसे निर्भर रहते हैं, उनसे अपना पोषण लेते हैं और उन पर ही रहन सहन करते हैं। तो ये होगा हमारा, हो गया 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था कि युग्मोद्भिद जो होते हैं वो पूर्ण रूप से कैसे परजीवी होते हैं बीजाणु उद्भिद में। तो जो युग्मोद्भिद होते हैं वो युग्मोद्भिद थे जो, वो कैसे बीजाणु उद्भिद में रूपांतरित हुए थे, यानी कि कैसे युग्मोद्भिद से बीजाणु उद्भिद बने थे। तो मैंने स्पोरोफाइट में बताया था आपको, जो युग्मोद्भिद होते हैं वो क्या करते हैं, नर होते हैं, उसमें मादा लैंगिक अंग होते हैं, यानी कि नर और मादा होंगे। नर जो होंगे वो चलायमान होते हैं और मादा कैसे होते हैं, अचल होते हैं। फिर वो निषेचन होता है, फिर युग्मनज बनते हैं। फिर युग्मनज से जो युग्मनज होगा वो कैसा होगा, 2n होगा। उसके बाद बीजाणु उद्भिद कोशिका बनेगी। बीजाणु उद्भिद कोशिका में जो बीजाणु उद्भिद के अंदर होगी जो बीजाणु
बीजाणु उद्भिद मात्र कोशिका मिलेगी। तो बीजाणु मात्र कोशिका के बाद जो होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद बीजाणु यानी कि स्पोर बनेंगे और स्पोर होने के बाद जो बीजाणु होगा वो क्या होगा, अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद फिर युग्मोद्भिद का निर्माण हो जाता है। और युग्मोद्भिद के बाद जो बीजाणु उद्भिद होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसलिए ये परजीवी के रूप में युग्मोद्भिद पर अपना पोषण और आवास के लिए क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो यही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, यही इसमें सेम है। आवास और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करेंगे, युग्मोद्भिद बीजाणु उद्भिद पर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। तो ये हमारा हो गया 5th पॉइंट कंप्लीट। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के लिए तो ये युग्मोद्भिद बीजाणु उद्भिद बनाते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन होगन में प्रतिकूल परिस्थिति में अलैंगिक जनन भी होता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा, उनमें अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन जो होगा वो स्ट्रक्चर होगी, इसमें जड़ें मिलेंगी, इसमें यानी कि मूल मिलेंगी, और इसमें कप जैसी संरचना होगी जिन्हें हम जेमा कप बोलते हैं। और जेमा कप से निकलेंगी एक हरी नाम की स्ट्रक्चर जिसे जेमा हरी भी बोलते हैं। संरचनाएं निकलती हैं जो कैसी होती हैं, हरी होती हैं, जिसे जेमा हरी भी बोलते हैं। और ये जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति में होंगी तो ये स्ट्रक्चर जो होंगी बाहर निकलेंगी, यानी कि इनसे अलग होंगी जेमा कप से। और जैसे ही बाहर निकलेंगी तो ये बाहर निकलेंगी तो अनुकूल परिस्थिति में फिर उसके बाद ये युग्मोद्भिद का निर्माण कर देती हैं, जो है जिसका एग्जाम्पल है मार्गेशिया। तो ये अलैंगिक जनन भी इनमें होता है। तो ये मैं 6 पॉइंट मान लेती हूँ, 5 पॉइंट हो गए थे हमारे, ये 6 पॉइंट है। तो हमारा बीजाणु अंकुरित होकर प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट विकास किसका होगा, सीधे कैसा होगा, युग्मोद्भिद होगा। यानी कि बीजाणु युग्मोद्भिद बनेंगे, फिर बीजाणु उद्भिद बनेंगे, बीजाणु उद्भिद से फिर किसका निर्माण होता है, सीधे युग्मोद्भिद प्लांट का निर्माण होता है, यानी कि मुख्य पादप का निर्माण होता है, जो कैसा होता है, अगुणित होता है। लेकिन मोस में अलग होता है, मोस में डायरेक्ट नहीं बनते, इनडायरेक्ट बनते हैं। तो लीवर्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया यहाँ तक। तो बच्चों आई होप कि मेरा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर मेरा पढ़ा हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, ताकि मैं आने वाली आगे की वीडियो अच्छी तरह से आपको समझा सकूं और जो कमी है वो उसको मैं पूरा कर सकूं। तो बच्चों प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज के टॉपिक में यहीं पर एंड करती हूँ, अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।